अब हमें ज्वाइन किया है मेरी छुटकी ने, डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। भाई तो मेरे ऑलरेडी सेट पे थे। यही तो पाकिस्तान के व्यूअर्स सबसे खूबसूरत बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बहुत अपने आप तक रहते हैं। हम पाकिस्तानी तो वैसे ही हमारा इतना खुला दिल है, हम कहते हैं तुसी भी हो आ जाओ, क्योंकि लिटरली वो एक हमारा एज ए नेशन वी आर अ फैमिली, नॉट जस्ट इंडिविजुअल फैमिलीज। हम एक बहुत बड़ी कलेक्टिव फैमिली है। दुनिया के किसी कोने में कोई और पाकिस्तानी मिलता है तो लगता है सगा रिश्तेदार मिल गया। एटलीस्ट मैं तो जब कॉलेज में थी कनाडा में, मैं पढ़ भी ऐसी यूनिवर्सिटी में रही थी जहाँ पे बहुत कम पाकिस्तानी थे, इंडियन फिर भी ज्यादा नजर आते थे, पाकिस्तानी लिटरली कुछ 6-8 थे। वो जहाँ नजर आते थे मेरी तो ईद हो जाती थी, मुझे लगता था मेरी कोई फैमिली मेंबर आ गया। तो हम तो पाकिस्तानी है ही है, एंड इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान हमेशा इसी तरह पॉजिटिव और एक अच्छी इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे बच्चे भी पले। एंड एक बच्चा हमारे सामने बैठा है तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, इतना स्मार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपने ये एक स्टोरी शेयर की है, मैं भी अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि मैं ऑलमोस्ट 17-18 की थी। मैंने अपने घर पे कहा मैंने सोलो ट्रिप पे जाना है। कल की तो बात है ऐसे ही। अच्छा जी हाँ। उन्होंने कहा जाओ। मैं चली गई यूरोप, 5-6 दिन घूमे। 7वें दिन ना बड़ी अपने खाने की याद, अपने मुल्क की याद। मेरा 10 दिन का था, अब 3 दिन आखिरी बड़े मुश्किल हो रहे थे वहाँ पे कि मैं कैसे गुजारूं, मैं कैसे वापस जाऊंगी। वहाँ पर मैंने एक आंटी को देखा, और ऊपर से बंदा माँ बाप को भी नहीं कह सकता ना, मिनते तरले करके इजाजत मिली हो, आगे से फिर घूम के बंदा वो हाँ मैंने वापस आना है, तो माँ बाप कहते कहा था ना। तो एक ये भी तो मेरे पापा ने कहना था और दिन एक्सटेंड करो और घूमो ताकि तुम्हें भी पता चले कि घूमते कैसे हैं। क्या बात है। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक आंटी देखी, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी। अब मैं उनको दूर से मैंने देखा और मैं वहाँ पहुँच गई और वो किसी से उर्दू में बात कर रही थी। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे आसपास उर्दू बोली जा रही है और मैं उसको सुन रही हूँ। फिर मैंने उनसे खुद बातचीत करनी शुरू की और मेरा वो जो 1-2 घंटे सिर्फ मैंने उनके साथ गुजारे, फिर हमने खाना भी साथ ही खाया, तो मेरी उनके साथ इतनी अच्छी वो हो गई कि फिर मुझे पाकिस्तान जो है ना 3 दिन आना आसान हो गया। और मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है ये मुझे मिल गई थी। तो एक मुल्क के साथ जो मोहब्बत है, प्यार है, मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है और हम रह ही नहीं सकते इसके बगैर। एक्चुअली आई एम ग्लैड यू सेड दिस ज़ैनब, क्योंकि आप उस एग्जैक्ट एज कैटेगरी पे हो जिसमें 23-24 साल की उम्र पे सारे जो है ना बच्चों को एक जोश चढ़ा हुआ होता है कि हमने जाना है कहीं, किसी जगह का वीजा लग जाए, कुछ हो जाए, बस किसी तरह हम भाग जाए पाकिस्तान से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह की पॉजिटिव बात करें। जैसे कि मैंने उस दिन भी आपके साथ व्यूज़ शेयर किया, 64% हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है, 50% से भी ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 2/3 हमारी पॉपुलेशन जो है, बल्कि 2/3 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है हमारी पॉपुलेशन यूथ की है 30 साल से कम उम्र की। अगर हर कोई यहाँ से भाग जाएगा तो हमारा बनेगा क्या? इन्होंने ही तो हमारे मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। जैसे आप दोनों प्यारे भाइयों ने इतनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जिन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए जो एफर्ट्स किए हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कर्नल साहब, आपसे बात शुरू करेंगे कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू पाकिस्तान और जो आपने एफर्ट्स किए नेशन बिल्डिंग के लिए और अपने और हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उससे रिलेटेड हमें ज़रा थोड़ी सी एक, मुझे कहते हैं ना, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज़रा बताएंगे। अगर आप इजाज़त दें तो जो पिछला सवाल था मैं उसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिसमें अब 23 मार्च की इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंस का, उसकी बात करें। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले जो मंदिर हैं, जो सेंटर ऑफ बिजनेस था वो सारा मंदिर के गिर्द रिवॉल्व करता था सेंचुरीज से, और जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर एग्रेरियन बेस्ड थे और एग्रीकल्चर से लिंक थे। तो एक ये भी एस्पेक्ट था जो बहुत क्लियर हो गया था, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी राइट फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेके सिल्क रोड के ज़माने से लेके और इवन मॉडर्न जब पार्टीशन हुआ उस वक्त तक सारी हिंदुओं के पास थी। तो एक तो ये भी था कि जो मुसलमान थे उनका आई थिंक इकोनॉमिक रिवाइवल वहाँ पे होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। और दूसरा रीज़न ये था कि क्योंकि कल्चरली भी डिफरेंट थे, और फिर प्लस जो स्टोरी थी, जो एक ख्वाब जागती आंखों से हज़रत इकबाल ने 1930 में देखा, फिर उसको एक कहानी, हर कौम की एक कहानी होती है, फिर वो कहानी जो थी वो 1940 में उसका इरादा किया गया और 47 में। तो इसीलिए तीनों चीज़ें आपस में लिंक हैं। आपने कहा था ना 23 मार्च और 14 अगस्त, तो इन अ वे ये कथा है, वो जो हमारी कथा, हमारी स्टोरी इस तरह से लिंक होती है।
जहाँ तक बात है एक्म्प्लिशमेंट्स की आप कह रही थी, देखिए हर फौजी, हर जो भी सोल्जर जो बाय चॉइस ये प्रोफेशन ज्वाइन करता है, मोर और लेस, लेकिन वो तो बहुत छोटी उम्र पे बंदा करता है ना। आप इतनी छोटी एज पे ज्वाइन करते हैं कि उस वक्त तो इंसान को पता भी नहीं होता कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं लाइफ में, और इंसान की सोच बदल भी जाती है। इंसान का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो तो शायद बगीड़े साहब बेहतर बताएंगे, वो तो 7-8 साल तक बन जाता है, और उसकी जो एस्पायरेशंस हैं जो उसके सबकॉन्शियस में होती हैं वो बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो जब उसको वो सिंबल्स नज़र आते हैं, जब आइकन्स नज़र आते हैं, तो वो अलाइन कर लेता है कि उसने डॉक्टर बनना है, उसने फौज में जाना है, उसको उड़ता हुआ जहाज़ अच्छा लगता है, उसको टैंक अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो आई थिंक वो एक वो चीज़ होती है। लेकिन जो अकम्पलिशमेंट की बात है, तो हर फौजी की तरह ज़ाहिर ऑपरेशंस में रहा, सवात में रहा, कश्मीर में रहा, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में रहा 2 साल, और बाकी जगहों पे भी रहा। तो वो जैसे क्योंकि जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं वो भी आपकी ट्रेनिंग का और आपकी सर्विस का हिस्सा होते हैं। क्योंकि मैंने एक दफा पूछा ना कि मैंने कहा इतने मुश्किल इलाकों में चले जाते हो, तो इसी तरह somebody in the army right now started laughing and said कि बहन, हम जब साइन ऑन करते हैं तो वी साइन अवे आवर लाइफ टू पाकिस्तान, उसके बाद हमें वो दुनिया के किसी कोने में भेज दें, एज लॉन्ग एज हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको सेव और उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, हमें कहीं पे भी फेंक दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली। तो मैं भी यही ग्रीन रूम में बगीड़े साहब से ही बात कर रहा था कि जब मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में था तो आई थिंक 2 इयर्स में कोई एक ऐसा दिन भी नहीं था जब हमारे सामने कोई ना कोई शहादत नहीं होती थी। दैट वाज अ वेरी वर्स्ट टाइम, और उसमें भी मैंने किसी का मोरल कभी गिरते हुए नहीं देखा। और फॉरेन जर्नलिस्ट आते थे तो उनमें से अक्सर एक मैं नाम भी ले लेता हूँ, क्रिस्टीन फेयर, उसने एक दफ़ा कहा था कि ये बहुत मुश्किल है इस फ़ौज को हराना, क्योंकि उसके सामने एनेस्थीसिया ख़त्म हो गया और एक सोल्जर की टांग आधी लटकी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये मैं नहीं काट सकता, मेरे पास एनेस्थीसिया नहीं, और डॉक्टर भी, हॉस्पिटल भी रज़मक एक जगह है, वहाँ पे एक स्कूल के अंदर टूटी हुई खिड़कियों के साथ एक कमरा था, वो हॉस्पिटल था। तो उस जवान ने कहा कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप मेरी टांग काट। तो क्रिस्टीन फेयर वहाँ पे खड़ी हुई थी और उसके ये अल्फाज थे कि इस कौम के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अब हमें और किस्म की जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक जो लोगों के अंदर एक पोलैरिटी क्रिएट की जा रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसको हाइब्रिड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। तो क्योंकि हमारी जो स्टोरी है उसको पंक्चर करने की, उसको पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। तो द वेल फ्रॉम वेयर वी गेट आवर मोरल, आवर हिस्ट्री, आवर एस्पिरेशंस, उसको आई थिंक पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। तो अचीवमेंट तो फिर इस तरह से जो सारी सर्विस में हुई और उस तरह से चलता रहा। और एक तालिबान के ऊपर रिकन्स्ट्रक्टिंग द तालिबान फिनोमेना जो था वो बुक थी, और उसका थीसिस और उसका आप कह लीजिए क्रक्स यही था कि जो भी वॉर है या जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनकी एक्चुअली सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, तो उनको एड्रेस करना चाहिए। जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे ये फिनोमेना बार बार होगा और ये रिपीट होगा। तो ये एक चीज़ थी। फिर उसके बाद पिछले को 15-20 साल से ऑपेड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इन चीज़ों के ऊपर भी लिखता हूँ हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए और वो चीज़ें हाईलाइट करने के लिए जो प्रॉब्लमैटिक हैं इस वक्त। जी, तो एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब की जर्नी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब को हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो उनसे जानेंगे उनकी जर्नी। जी ब्रिगेडियर साहब। मेरी कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है कि मैं किंग एडवर्ड का ग्रेजुएट था लाहौर का, MBBS के बाद फ़ौज में गया और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में खैमों में फ़ौजियों के साथ, और वो भी जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे 4 रहते, उनके साथ रहे, उनके मसाइल हल किए। फिर फ़ौज ने हमें पढ़ाना शुरू किया, इंडिया आ गए, FCPS किया, UK भेजा, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा, जो वहाँ की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पॉसिबल थे वो हासिल की, और वापस आके हमने बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कायम किया वायरल डिजीज़ का, वायरोलॉजी का, जिसमें ट्रेनिंग भी शुरू की FCPS की। और उसके अलावा मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत काम किया पाकिस्तान आर्मी में, मुख्तलिफ गैरिजन्स में, फिर सिविल के साथ बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में, दुक्की, वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में। तो डिज़ीज़ कंट्रोल में और खुसूसन हेपेटाइटिस
ई पे एड्स के ख़िलाफ़ मैं नेशनल एड्स कंट्रोल पाकिस्तान का था वो कंसल्टेंट वायरल। फिर हेपेटाइटिस प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का, उसको भी हमने क़यादत की। फिर WHO का मैं पोलियो एरेडिकेशन का बिल्कुल उसका भी रुकन था। बिल्कुल। फिर UN का मैं ग्लोबल टास्क फोर्स का मेंबर था HIV का। तो हमने दुनिया जहान में, इंडिया में भी मैं गया, पाकिस्तान की रिप्रेजेंट किया, चाइना में भी गया, सारी दुनिया में। और खुदा का शुक्र है कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन और एक अच्छी जनरेशन जो थी एक्सपर्ट्स की, वो हमने क्रिएट की। अफ्रीका में रहे, सोमालिया में गया, सिएरा लियोन में, लाइबेरिया में, मौत को बड़ा करीब से देखा। वहाँ पे भी हमने डिज़ीज़ कंट्रोल की और UN के इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो थे उनको भी हमने हेड किया। आए, फ़ौज छोड़ी, फिर मैं मुल्क से चला गया, जॉन हॉपकिंस के साथ ज्वाइन किया, मुत्तहिदा अरब अमारात में रहा, थोड़ी देर सऊदी अरब में रहा। उन ममालिक में भी डिज़ीज़ को कंट्रोल किया और अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन फिर मैं वापस आ गया और ये बड़ा मुश्किल था। बाकी सारे दोस्त अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, तो पाकिस्तान वापस आ गया। फ़ौज में रहते हुए किताबें भी लिखी, PhD भी मैंने फ़ौज के खैमों में रह के की, फ़ारसी में, पर्शियन में। फिर किताबें भी फ़ौज में रह के लिखी, फिर लेक्चर्स भी दिए। वाओ। अभी इकबाल डे पे स्टाफ कॉलेज में बुलाया हुआ था कोयटा में, वहाँ पे भी मैं 100 मिनट मैंने इकबाल पे लेक्चर दिया, वो वहाँ भी बुला लेते हैं। और बड़े बड़े जो फंक्शन हैं, अभी अमेरिका भी जा रहा हूँ, इकबालियात पे बुलाया हुआ है मुझे उन्होंने, इकबाल एंड वर्ल्ड पीस पे पूरी। और ये मेरी एक जर्नी है, एक मुख्तसर सा अगर आप कहें तो हमने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि पढ़ाया। और ख़ुसूसन आजकल जो इकबालियात का फ़ारसी की मैं क्लासेस ले रहा हूँ हर हफ्ते 2 घंटे के लिए, और उसमें 60-70 के करीब लोग होते हैं। और फिर मेरे जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे भी सारे मौजूद हैं। बिल्कुल। इकबालियात का मेरा मकसद ये है कि कौम को, जैसे कि अभी फरमा रहे थे कल साहब, कि जो उसका अपनी बेसिक आइडियालॉजी है, आपने भी कहा है, उसकी तरफ लाना बड़ा ज़रूरी है, कन्विंस करना। वरना जैसे लोग पूछते हैं कि जी हम इकट्ठे रह रहे थे, जी इकट्ठे तो हम रह रहे थे, बट वी वर कंट्रोलिंग। जब हमारा कंट्रोल ख़त्म हुआ तो हमारे लिए मुश्किल था कि हम इकट्ठे रह सकें। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान के नज़रिया, पाकिस्तान के लिए मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, दामे दिल में, सुख में, कदमे। तो ये एक मेरी मुख्तसर दास्तान हयात है जो आपके सामने। Absolutely amazing, sir. What a beautiful journey. And again, we thank you for your service, because जहाँ पे हम छोटी छोटी कोई हमारे लिए लोग चीज़ करते हैं तो हम फ़ौरन कहते हो थैंक यू या आपका बहुत शुक्रिया। हमें एक्चुअली उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लिटरली हथेली पे रख के निकल पड़े हमारे इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इवन आफ्टर द सर्विस अपने तरीके से फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग की तरफ। तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्टेशन किसी भी एक ह्यूमन बीइंग से रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस एंड ऑफ कोर्स यू आर इंस्पिरेशंस फॉर अस एज वेल। तो यूथ के लिए भी आपसे पैगाम लेने हैं, लेकिन ये लड़की भी है, इससे भी बात करनी ज़रूरी है वरना इसने भी नाराज़ हो जाना है मेरे से। अब अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। कर्नल साहब एंड ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा साथ दिया आज हमारा, पूरी ट्रांसमिशन हमारे साथ आई होप के एंजॉय की होगी। जी बिल्कुल। एक मैडनेस होती है, जी बट एक फन किस्म की मैडनेस होती है, कभी यहाँ कुछ हो रहा होता है, वहाँ हो रहा होता है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन कैसे हो सकता है हम आज का अपना प्रोग्राम कंक्लूड करें आप दोनों का पर्सपेक्टिव लिए बगैर? तो जो जज्बे, जो एक पॉजिटिविटी हम देखते थे इन द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, अब कुछ कम नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपसे बात शुरू करें। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। जब हम लोग पैदा हुए तो पाकिस्तान को बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। अभी लोगों को वो सारी दास्तानें याद थी। हमारे बुजुर्ग भी जज्बाती थे। हमें ऐसी जगह भी नज़र आती थी जहाँ कहीं आग के निशान, कहीं बिल्डिंग्स के गिरने के, और वो एक जज्बा था। और मेरा ख्याल है कि उस जज्बे का जो सबसे बड़ा मज़हर था वो 65 की वार भी थी, वो भी मुझे याद है, बचपन में देखी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम थी, बहुत कम स्कूल से कॉलेजेस थे, लेकिन उनका एक बहुत मेरिट का बड़ा हाई स्टैंडर्ड था। फिर
निसाब था, ये लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हर जगह सुबह के वक्त गा रहे हो, आज वो भी कोई नहीं गाता। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत बन गई हैं, लेकिन असातिज़ा वो शायद नहीं रहे जो उस ज़माने में थे। दूसरी बात ये है कि नौजवानों ने जब खुद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा तो उनको मेरिट के मुताबिक सही जॉब्स भी नहीं मिली, और ये जो बेकारी है इसने भी इनके अंदर बहुत डिप्रेशन पैदा कर। जैसे कि बार बार हम लोग ये कहते हैं कि हमारे 66% या 2/3 30 साल से कम है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ, मैं बड़ा अरसा मिडिल ईस्ट में भी गुजरा है, 10 साल में यूएई में रहा हूँ, तो आपके तकरीबन 8-9 मिलियन बच्चे यंग इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो सबसे फिट हैं, मेडिकली भी फिट हैं, और जो पढ़े लिखे हैं प्रोफेशनली वो भी बहुत अच्छे हैं। तो एक क्या हुआ है कि एक नेगेटिव सिलेक्शन भी हो गई है, और हमने जो हमारे मजबूरियाँ हैं इकोनॉमिकल, हमारे वो बच्चे जिनको मैं यूएई में देखता था, नौजवान यंग खूबसूरत, आते थे 10 साल बाद वो बूढ़े हो जाते थे, झुक जाते थे। ठीक है, उन्होंने हमारे ज़रिए मुबादला के लिए बड़ा कुछ किया होगा, लेकिन उन्हें क्या मिला है? ये चीज़ें जो मायूसी की मैं कह रहा हूँ, ये मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अब भी अगर इकबाल के प्रोग्राम को देखें तो हमें अपने सिस्टम को भी ठीक करना है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी ठीक करना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे अगर तालीम बामकसद हो जाए, निसाब में तब्दीलियाँ आ जाए, तो जज्बा वापस आ सकता है। थैंक यू सो मच सर। चल साहब जी, देखिए जैसे अभी बगीड़े साहब कह रहे थे जी, मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो बहुत अच्छी है, बड़ी एनर्जेटिक है, और जो करेक्शन की ज़रूरत है जहाँ पे वो हमें अपनी स्टोरी में करेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ करेक्शन भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमें उस स्टोरी को रीइटरेट करने की ज़रूरत है। अब ये क्या वजह है कि अभी आपने न्यूट्रिशनिस्ट जो थी आई थी हमारे साथ, कि आजकल अमीर का बच्चा भी स्टंटेड है और जिस बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा उसका बच्चा भी स्टंटेड है। तो इसका मतलब है कि ये कोई खुराक की कमी या उसका इशू नहीं है, ये कुछ एटीट्यूड का, कुछ चीज़ों का है, अपब्रिंगिंग का, कुछ तरबियत का, कुछ ये भी मसाइल आ रहे हैं। तो कमी जो है वो तरबियत में है, वो कमी जो है वो जो आई थिंक हम अब 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, जो 21st सेंचुरी गुजर रही है जिसको डिसरप्शन की सेंचुरी कहते हैं, माइक्रोचिप की सेंचुरी है, एआई की सेंचुरी है, चैट जीपीटी की सेंचुरी है। इस सेंचुरी में नई स्किल्स होंगी, तो हम चाहते हैं कि जी नई स्किल्स सिखाई जाएँ, लेकिन जब तक के सिविक सेंस की स्किल, जब तक कि माशरत की स्किल जो है वो हमारे सिलेबस में हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी, हम कोई और नई स्किल ना सीख सकते हैं, ना उसको उसके ऊपर हम डेवलप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रीडिफ़ाइन करें अपनी सारी चीज़ों को। और ये जो देखें, अब हम करेक्शन, पहले तो प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है और फिर उन पर करेक्शन की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा हो गया, ओपिनियंस, इतने ओपिनियंस हो गए हैं कि हम ओपिनियन लेस हो गए हैं। और क्या खूबसूरत बात कही है, इतने ओपिनियन हो गए कि वी आर ओपिनियन लेस। इट इज़ सो ट्रू जी। और अब हमें ये आई थिंक उसको थोड़ा सा रिवाइंड करने की ज़रूरत है, और हमें बहुत लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे बगीड़े साहब भी कह रहे थे, अगर हम कुरान, जिसके पास कुरान है उसको किसी मोटिवेशन स्पीकर की क्या ज़रूरत है, एक आयत ही कुरान की डेली पढ़ लें तो बहुत मोटिवेशन है। तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को, क्योंकि जो वाज़ है, जो तरबियत है, वो लेक्चर से नहीं होती, वो डिमॉन्स्ट्रेशन से होती। तो मैं और आप, हम सब अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दें तो आई थिंक ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके ज़हनों में सवाल हैं, वो बेचारे घबराते हैं, हमसे सवाल नहीं करते क्योंकि वो हमारा एहतराम है, वरना उनको लगता यही है कि ये शायद मुश्किल एक चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब हम मिलके इफ्तार भी करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अभी अजान का वक्त नहीं हुआ, तो हम बढ़ते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ। मानूर हैं आज रोज़ा कुशाई के लिए हमारे साथ, 11 साल की हैं, क्लास 2 की स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी गुड़िया। तो आज मानूर की रोज़ा कुशाई है, आजो मेरी प्यारी जान, आजो। और इनकी रोज़ा कुशाई है, बच्चे भी हमारे साथ हैं, इतने खूबसूरत पैगामात भी हमने लिए।